वो इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा था, एक फाइल मिसर दिए मुकम्मल तौर पर उसमें गर्क, और फिर उसने फाइल जोर से पटक दी। क्या ये है तुम्हारा बेस्ट वर्क? यूं लग रहा है जैसे ये प्रोजेक्ट एक प्रोफेशनल मैनेजर ने नहीं, बल्कि प्राइमरी स्कूल के छोटे से बच्चे ने बनाया है। मुझे तो हैरत होती है कि तुम मेरी मैनेजर हो। सामने खड़ा रशीद सर झुकाए अपने खड़ूस बास की डांट सुन रहा था और हजम कर रहा था। सर, आपको जो भी खामी इसमें नजर आ रही है आप हाईलाइट कर दें, मगर इस तरह प्राइमरी स्कूल के बच्चे के साथ कंपैरिजन करके मेरी इंसल्ट तो ना करें। वो मनमनाया तो औरंगजेब के गुस्से को और भी शय मिली। मुझे लगता है तुम्हें नए सिरे से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे आज रात तक ये फाइल बिल्कुल परफेक्ट और कंप्लीट चाहिए, वरना कल से अपनी सड़ी हुई शक्ल मेरे सामने लेकर मत आना। अब जाओ यहाँ से। वो फाइल तकरीबन उसकी तरफ उछालते हुए तहकुमाना अंदाज में बोला, तो रशीद जल्दी से फाइल लिए गधे के सर से सींग की तरह गायब हुआ। कॉरिडोर में चलते हुए वो अपने बॉस को न जाने कौन कौन से अलकाबात से नवाज चुका था। न जाने आलमगीर साहब जाते वक्त इस नमूने को भी साथ क्यों न ले गए। ऐसे लोगों की भला इस अमन भरी दुनिया में क्या ज़रूरत होती है? वो मुंह में बड़बड़ाया। अब उसे इस प्रोजेक्ट को फिर से बनाना था और वक्त बहुत कम था। पहले ही वो रात भर जागता रहा था। आज की रात फिर से नींद की कुर्बानी देना पड़ेगी। औरंगजेब अपने ऑफिस में अभी भी तने एहसाब लिए बैठा था। फिर उसने इंटरकॉम पर रिसेप्शनिस्ट को कॉल की। लैला, काशान अभी तक नहीं आया ऑफिस? सुबह के 10 बज चुके हैं। वो तल्खी से बोला तो रिसेप्शनिस्ट मुताद से लहजे में उससे कुछ कह रही थी, जिससे औरंगजेब की तने मजीद रगे मजीद तन गई। उसे कॉल करो, कहो कि 10 मिनट में अगर वो ऑफिस ना आया तो मैं उसे हर एहसासे से आग कर दूंगा, और मैं ऐसा कर सकता हूँ, अंडरस्टैंड? सारा गुस्सा उस पर निकाल कर उसने फोन जोर से क्रेडल पे पटका। न जाने ये लड़का कब बड़ा होगा, और न जाने इसे कब अपनी महबूबाओं से फुर्सत मिलेगी। इसके तो मैं सारे क्रेडिट्स ब्लॉक करवाता हूँ। वो भी सोच ही रहा था कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने फ़ोन उठाया। जो बात फ़ोन पर बताई गई थी वो औरंगज़ेब के जिस्म का सारा खून चेहरे पर ले आई। क्या? क्या कहा तुमने? क्या उसके मरने का इंतज़ार कर रहे हो तुम सब? उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। वो फ़ोन पटकता उठा, जल्दी से अपना कोट पहना और अफरा-तफरी में बाहर निकला। उस बिल्डिंग के सारे वर्कर्स चौकन्ना होकर उसके एहतराम में उठ गए। अपने बॉस को परेशान देखकर वो भी तशवीश में आ गए, मगर किसी में पूछने की हिम्मत ना थी कि मामला क्या है। ड्राइवर उसे देखकर चौकन्ना हुआ और जल्दी से उसके लिए पिछला दरवाजा खोला और खुद फ्रंट सीट पर बैठा गाड़ी स्टार्ट कर दी। अब्दुल्ला, हॉस्पिटल चलो जल्दी। वो बस इतना ही बोला कि ड्राइवर ने गाड़ी भगाना शुरू कर दी। यकीनन आज फिर साहब के छोटे भाई ने कोई गुल खिलाया होगा, वो जेल में सोच कर रह गया। तकरीबन 20 मिनट की रश ड्राइविंग के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचा। रिसेप्शनिस्ट से पूछकर इमरजेंसी की तरफ भागा। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अभी बाहर आ जाएगा। इमरजेंसी से बाहर खड़े वो घर के मुलाजमीन से सारी सूरत हाल मालूम कर चुका था और उन्हें अच्छी तरह झाड़ पिला चुका था। अंधे थे क्या तुम सब के सब? किसी ने उसके कमरे में झांक कर नहीं देखा कि वो क्या कर रहा है? तुम सब के सब फायर हो। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, और मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो। उसका बचना चल रहा था, जमीन आसमान एक कर दी। मुलाजमीन की सीटी गुम हो गई। अब तो उन्हें काशान के लिए पहले से बढ़कर दुआ करनी थी। 1 घंटे वो सूली पर लटका रहा। फिर डॉक्टर बाहर आया। वो भाग कर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, काशान मुझे जिंदा चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसे भी धमकी दिए बगैर न रह सका। रिलैक्स मिस्टर औरंगजेब। उन्होंने अपनी नब्ज काट ली थी। ब्लड काफी जाया हुआ है, पर शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं की आपने लाने में। अभी वो खतरे से बाहर हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है। आप शाम तक उनसे मिल सकेंगे। वो उसके कंधे पर हाथ रखता आगे बढ़ गया और औरंगजेब वहां कुर्सी पर ठहर सा गया। एक गहरी सांस खारिज की। अगर उसकी जान किसी में कैद थी तो वो काशान आलमगीर था। उसे कुछ हो जाता तो औरंगजेब कैसे जिंदा रहता? मगर इस बार उसने खुदकशी की कोशिश किसके लिए की? ये एक अहम सवाल था जिसका जानना इंतहाई जरूरी था। शानो, मुझे काशान का मोबाइल दो। वो घर की मेड से बोला जो कांप रही थी। जज जी साहब, वो अफरा तफरी में उनका फोन घर में रह गया, मैं भी मंगवा देती हूँ। वो कहते साथ ही भागती हुई वहां से गई। अब तो पो का रुख किसी दूसरी सिमत आने वाला था। मुलाजिमीन की जान की खुलासी हो गई थी। कुछ देर बाद काशान का मोबाइल उसके हाथ में था। पासवर्ड वो जानता था। जैसे ही फोन खुला सारा मामला उसे समझ में आ गया। तो उसे खुदकशी तक पहुंचाने वाली लड़की थी कोई। उसका शक सही था। इनबॉक्स चेक किया तो लातादाद मैसेज थे जो काशान की तरफ से भेजे गए थे, मगर पिछले 1 हफ्ते से नैन नामी लड़की ने उसे एक रिप्लाई तक नहीं दिया था। वो उसके साथ कुछ दिन वक़्त गुज़ारी करके यकीनन काशान की काफ़ी सारी दौलत समेट कर चलती बनी थी। वो दौलत जो औरंगज़ेब के खून पसीने की कमाई थी,
जिसे काशान दोनों हाथों से आए दिन किसी न किसी पे लुटाता रहता था। अपनी तरफ से वो सच्ची मोहब्बत की तलाश में रहता, मगर उसके साथ हमेशा धोखा होता। लड़कियां उससे कीमती तोहफे के नाम पर बहुत सारा पैसा हथिया कर उसे ठेंगा दिखा जाती और काशान जज्बात में आकर खुदकशी तक पहुंच जाता, क्योंकि उसे लगता था कि इस लड़की के बगैर उसकी जिंदगी बेमानी है, उसे जीने का कोई हक नहीं है। और ऐसा हर छठे माह बाद होता था। मगर इस कदर इंतहाई कोशिश उसने पहली बार किसी लड़की के लिए की थी, वरना तो वो दो तीन नींद की गोलियां फांक लेता, कुछ दिन उसका गम मनाता और मूव ऑन कर जाता। मगर इस बार सूरत हाल तशवीशनाक थी। औरंगजेब ने वहां बैठे बैठे ही सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली कि वो लड़की कौन है, कहाँ से है और कितना माल लेकर उड़ी है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिस नैन। तुम मौत मांगोगी मगर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार तुम्हारा वास्ता औरंगजेब से पड़ा है। वो उस खूबसूरत चेहरे और नीली आंखों वाली लड़की की तस्वीर अपने मोबाइल में उतार चुका था। अब शो भी करना था, उसे ही करना था। हॉस्पिटल पर रात उतर चुकी थी, उसे इत्तला मिल चुकी थी कि काशान को होश आ गया है। इसलिए वो फौरन वहां पहुंचा। कमरे में जाने के बाद एक तलख नजर काशान पर डाली। बड़े भाई को देखते ही उसने अपनी शक्ल मजीद मेसनी सी बना ली और कराहने लगा। औरंगजेब सोफे पर टांग जमा कर बैठा उसे देखने लगा। काशान का सांस बंद होता महसूस हुआ। वो इंतहाई कदम उठाने के बाद सोचता था कि औरंगजेब को कैसे फेस करेगा। मौत के फरिश्ते से अच्छी सलाम दुआ हो गई है तुम्हारी, मगर याद रखना अगली बार वो सलाम दुआ की भी मोहलत नहीं देगा, क्योंकि वो किसी का दोस्त नहीं बन सकता। औरंगजेब कदम कदम चलता उसके पास आया, साइड टेबल पर पड़ा बड़ा सा सेब उठाया और उसकी बाइट ली। अरे भाई, ये तो बस एक एडवेंचर था मेरे लिए, आप तो परेशान ही हो गए। काशान ने शर्मिंदगी छुपाते हुए उसे तसल्ली दी जो उसे ही घूर रहा था। तुम अपने एडवेंचर्स जारी रखो मेरे भाई, क्योंकि अगली बार तुम्हें कोई हॉस्पिटल नहीं ले आएगा बल्कि वहीं फेंक दिया जाएगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे पागलपन पर जाया करने के लिए अब एक रुपया भी नहीं है। तुम्हारे सारे क्रेडिट्स कार्ड मैं पहले ही बुला कर चुका हूँ। ये वो आखिरी लड़की थी जिस पर तुमने मेरे खून पसीने से कमाए पैसे लुटाए, मगर वो तो मैं उससे वापस ले लूंगा, क्योंकि मैं अपनी चीज किसी को यूं मुफ्त में नहीं दिया करता। वो मजे से सेब खाते हुए उस पर धमाके कर रहा था और कशान डटाई से दांत निकालने लगा। आपने फिर मेरा फोन चेक किया? इंटरेस्टिंग। आखिर कब आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करेंगे? वो मासूमियत से बोला। जब तक मौत का फरिश्ता तुम्हारी जान लेकर नहीं चला जाता। औरंगजेब सुकून से बोला। वैसे आप भी इस वक्त मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहे। एक तो मैं इतनी क्राइसिस में हूँ, ऊपर से मेरा हुक्का पानी भी बंद कर दिया। पापा की जायदाद हम दोनों की थी, उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है। मैं आपके खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। वो उसे धमकाते हुए बोला तो औरंगजेब का कहका हवा में बुलंद हुआ। जरूर जाओ, ये शौक भी पूरा कर लो। बाबा तुम्हारी गार्डनशिप मुझे देकर गए थे। दुनिया की कोई अदालत तुम जैसे नाअहल के हक में फैसला नहीं करेगी। अब इंसानों की तरह चंद दिन उस लड़की का गम मजीद मनाओ और फिर सीधा ऑफिस चले आना। दौलत में हिस्सा चाहिए तो रोजाना ऑफिस टाइम से आना पड़ेगा। मैं बस चंद दिनों की राय दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। वो तंबिया करता उठा। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका था, उसे बहुत सारे अहम काम निपटाने थे। वो अपना मोबाइल बैग में डालती उछलत में निकली थी। आज भी उसे देर हो जानी थी। अगर रिक्शा वक्त पर ना मिलता तो बार बार उसे वार्निंग मिली थी कि अगर आप अब वक्त पर ऑफिस ना आई तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। और नैन इस जॉब को छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहती थी। उसे अपनी माँ और छोटी बहन की कफालत करने के लिए ये जॉब करनी ही थी। बार बार घड़ी पर वक्त देखती, वो सड़क पर देखने लगती। बस पर जाती तो लेट हो जाती, उसे रिक्शे का ही इंतजार करना था। अचानक एक ब्लैक BMW उसके पास रुकी। नैन ने कोई तवज्जो न दी, मगर जब उस गाड़ी से दो लोग बरामद हुए तो वो जरा सा ठटकी जो उसी तरफ आ रहे थे। हेलो मिस नैन, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या आप हमारे साथ जाना पसंद करेंगी? हमारे बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं और उन्हें ज्यादा इंतजार पसंद नहीं। नैन उनकी बात पर उन्हें घूरने लगी। वॉट रबिश, मैं नहीं जानती तुम लोगों को, निकलो यहाँ से वरना मैं किसी को बुला लूंगी। वो गुस्से से बोली तो एक आदमी ने उसकी गर्दन के पास कोई सुई चब हुई। नैन की आंखें थोड़ी देर में तारीकी में डूबने लगी। इस अचानक अवतार के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी, मगर मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। वो ऑफिस में बैठा था जब उसे अपने मोबाइल पर ग्रीन सिग्नल मिला। वो मुस्कुरा उठा। अब देखता हूँ वो लड़की मुझे कैसे नजरअंदाज करेगी। मुंह में बड़बड़ाते हुए उसने मैसेज पर उस लड़की को फार्म हाउस ले जाने की हदायत की और खुद ऑफिस के काम निपटाने लगा। रात के वक्त उसे फार्म हाउस जाकर उस लड़की से अपना हिसाब किताब निकालना था। वो कुर्सी पर बैठी रस्सियों से जकड़ी थी, मुंह पर पट्टी बंधी थी और आंखों से आंसू जारी थे। कितनी ही देर तक वो यूं ही उस पोजीशन में बैठी हुई थी, मगर उन कमीनों को
उस पर तरस नहीं आ रहा था। उसने आज तक किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था। तो फिर ये कौन लोग थे जो उसे उठा कर लाए थे और बार बार बॉस के आने की धमकी दे रहे थे, जो आकर उसका दिमाग ठिकाने लगाने वाला था। बाहर शाम ढल रही थी। अब तक उसकी माँ और बहन परेशानी में घुल चुकी होंगी। आज वो ऑफिस नहीं गई थी और कोई इतला भी नहीं दी थी। अब तो उसे जॉब से भी निकाल दिया गया होगा। बेबसी सी बेबसी थी, मगर वो कुछ नहीं कर सकती थी। अचानक दरवाजा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। नीम अंधेरे कमरे में एकदम सी रोशनी हुई तो नैन ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर आहिस्ता से खोली तो ब्लैक सूट में मलबूस अपनी जेबों में हाथ डालता कदम कदम उसकी जाने बढ़ रहा था। 6 फुट से निकलता कद और चेहरे पर गरूर सजाए, आंखों में अंगारे भरे, वो उसके सामने झुका। वेलकम टू माय वर्ल्ड नैन। ये दुनिया बहुत अलग लगेगी तुम्हें। अच्छी भी लगेगी या नहीं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं काशान आलमगीर नहीं हूँ जो तुम्हारी खूबसूरती और चिकनी चिपड़ी बातों में आकर अपना सब कुछ तुम पे लुटा दूंगा। मैं औरंगजेब हूँ जिसे ना तो आज तक किसी की खूबसूरती मुतासिर कर पाई है और ना ही मोहब्बत भरी बातें। नैन उसे हैरत से फटी आंखों से देख रही थी, जो न जाने क्या बके जा रहा था। ऐसे क्या देख रही हो स्वीटहार्ट? क्या कुछ कहना चाहती हो? वो उसके लबों पर से टेप खींच कर उतारता तल्खी से मुस्कुराया। टेप यूं उतारने से उसके होंठ का किनारा फट गया, जिसमें से खून रसने लगा। मगर उस सफाक इंसान को रहम ना आया। नैन ने एक सिसकी ली। मुझे आजाद करो कमीने इंसान। कौन हो तुम और क्या बकवास किए जा रहे हो? एकदम से लावा नैन के अंदर से बाहर निकला तो औरंगजेब कहका लगाकर हंसा। तुम मुझे अभी जानती कहाँ हो, इसलिए इस लहजे में बात कर रही हो, मगर अब जान जाओगी। वो उसके बालों के लिए चेहरे से हटाता बोला। नैन ने अपना चेहरा जोर से झटका। एक बार मुझे खोलो तो तुम भी जान जाओगे कि मैं कौन हूँ। वो उसे चैलेंज करती बोली तो औरंगजेब ने उसे खोल दिया। लो बताओ क्या चीज हो तुम, कितना दम है तुम में, हाँ? नैन एकदम बिल्ली की तरह उस पर झपटी और उसके चेहरे पर नाखून काट दिए। औरंगजेब उस अचानक अवतार पर बुखला गया और फिर उसने जोर से नैन की दोनों कलाइयों को दबोचा और पीछे दीवार के साथ पिन किया। इस गुस्ताखी की सजा बाद में दूंगा, पहले तुमसे पिछले हिसाब तो क्लियर कर लूं। तुम होती कौन हो मेरी भाई को तकलीफ देने वाली, हाँ? जानती नहीं हो क्या कि कोई काशान का बाल भी बेका करे तो मैं उसे मौत की घाट उतार सकता हूँ। तुमने तो उसे मौत के मुंह में धकेला है, ऊपर से उसका 2 करोड़ खा गई हो। एक एक बारी तुमसे बरआमद न कर लूं तो मेरा नाम बदल देना। वो उसके चेहरे पर चेहरा झुकाए उसे कच्चा चबाने के दर पे था। क्या बकवास है, कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। मैं किसी काशान नामी लड़के को जानती तक नहीं हूँ। छोड़ो मुझे जाने दो, मेरी माँ परेशान हो गई होंगी। वो पहले ही हार्ट पेशेंट हैं। वो बेबसी से चिल्लाई थी। ओह, तो तुम गरीब लड़की हो। वैसे उस 2 करोड़ का क्या करने वाली थी तुम, हाँ? माँ की हार्ट सर्जरी करवानी थी क्या? वो तनफ्फुर से बोला तो नैन के जिस्म में आग लग गई। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं। बेखारन नहीं हूं मैं। छोड़ो मुझे वरना अच्छा नहीं होगा। वो उसके शिकंजे में कबूतर की तरह फड़फड़ाई। अच्छा, बेकार नहीं हो तुम, मगर चंद दिन मेरे भाई से झूठी मोहब्बत का ढोंग रचाकर मोहब्बत के नाम पर ताइफ जरूर समेटे हैं, जिनकी मालियत 2 करोड़ बनती है। मुझे मेरे 2 करोड़ वापस कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सिंपल। वो उस पर गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला। तुम, मैंने किसी से कभी 200 रुपये उधार नहीं लिए, तुम 2 करोड़ की बात करते हो। तुम्हें कोई गलत फहमी है, मुझे जाने दो खुदा के लिए। वो अब रोने वाली हो गई थी। औरंगजेब 2 कदम पीछे हटा, अपना मोबाइल जेब से निकाला और एक तस्वीर उसके सामने कर दी। नैन फटी फटी निगाहों से अपनी तस्वीर उसके मोबाइल में देख रही थी। मेरी तस्वीर तुम्हारे पास कैसे आई? क्या तुम मुझे स्टॉक कर रहे थे? शर्म नहीं आती तुम्हें? वो उल्टा उसी पर बरस पड़ी। स्टॉक मैं तुम्हें नहीं, तुम कर रही थी मेरे भाई को। पहले उसे इंस्टा पे मैसेजेस किए, फिर उससे व्हाट्सएप नंबर लिया और पूरे 2 माह तक तुम उसे प्यार भरी बातें करती रही, उसे लूटती रही अपनी माँ की बीमारी के नाम पर। 1 करोड़ अकाउंट में लिया और बाकी के महंगे तोहफे लिए। तुम क्या समझती हो मैं ऐसे ही किसी लड़की को उठा कर लाया हूँ और उस पर इल्जाम लगा रहा हूँ? वो भी दूसरा मोबाइल जेब से निकालते व्हाट्सएप खोल रहा था। सारी चैट खुली पड़ी थी। नैन को अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ था। ये मैसेजेस मैंने ही किया है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? अपने उस भाई को मेरे सामने लाओ जिसे मैं जानती तक नहीं। सिर्फ मैसेजेस से तुम कैसे पता लगा सकते हो कि ये मैं ही हूँ? नैन अटल लहजे में बोली तो औरंगजेब मुस्कुराया। वेरी स्मार्ट, मगर मुझसे ज़्यादा नहीं हूँ। वो कुछ और खोल रहा था, फिर एक ट्रांजैक्शन स्लिप उसे दिखाई। नैन हयात तुम्हारा ही नाम है ना? और नीचे तुम्हारा बैंक अकाउंट, गौर से देखो। 20 फरवरी की रात 6 बजे 1 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर हुए थे या नहीं? वो गुस्से से धाड़ा और नैन को अपना दिमाग खलता हुआ महसूस हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। वो दीवार से लगी एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी।
कोई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता था? मगर अब बात सोच से बहुत आगे चली गई थी। वो बुरी तरह से फँस चुकी थी और उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत न था। औरंगज़ेब को उसकी खामोशी एतराफ़ जुर्म लगी थी। वो बज़ाहिर मासूम दिखने वाली लड़की किस कदर शातिर थी, उसके भाई को मौत के मुँह के धकेलने वाली। उसका गुस्सा एकदम सातवें आसमान को पहुँचा। वो आगे बढ़ा, उसे गर्दन से दबोचा। अब बताओ तुमसे कीमत कैसे वसूल करूँ? क्योंकि तुम्हारा अकाउंट तो खाली हो चुका है। अब तक तो तुम वो रकम उड़ा चुकी होगी। मगर यू नो व्हाट? औरंगज़ेब किसी को कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। ये पैसा मेरे बाप का था और अब ये मेरा है। हम मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देने वाले। और तुमसे तो डबल हिसाब निकलता है। तुमने मेरे चाँद से प्यारे भाई को मोहब्बत का झांसा दिया और फिर उसे धोखा दिया। वो तुम जैसी 2 टके की लड़की की खातिर खुदकशी की कोशिश कर चुका है। अगर उसे हॉस्पिटल वक़्त पर ना ले जाया जाता तो अब तक वो मर चुका होता। और उसकी वजह कौन है? सिर्फ़ तुम। कोई एक वजह बताओ कि कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ अपना हिसाब चुकाए बगैर? क्योंकि हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। जिस तरह तुमने उसकी ज़िंदगी तबाह की, मैं तुम्हारी करूँगा। रोज़ तुम्हारे जिस्म से खेल कर। और जब तक मेरी कीमत वसूल नहीं होगी, मैं तुम्हें छोड़ूँगा नहीं। वो अपनी गर्म साँसें उसके वजूद पर बखेर कर नैन को झुलसा रहा था। उसका साँस भी अटक चुका था। बोलती बंद हो गई थी, बस एक आँसू थे जो बेआवाज़ बह रहे थे। उसे लगा जैसे अब हर तरफ सिर्फ़ अंधेरा ही अंधेरा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसके साथ धोखा किया था। नैन बनकर किसी अमीर लड़के को फँसाया, उससे इतनी रकम वसूल की, वो भी नैन की अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली। वो सारी रकम निकलवा ली, नैन से झूठ बोला कि उसकी लॉटरी निकली है 1 करोड़ की। और मासूम नैन ने उसका एतबार भी कर लिया। ये एतबार उसे बहुत महँगा पड़ा था, उसकी ज़िंदगी और उसकी इज़्ज़त दाँव पर लग चुकी थी। अभी तो मुझे ऑफ़िस एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना है, मैं ज़रा फ़ारिग होकर आता हूँ। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा पाला किस बला से पड़ा है। एक रात ही घर से गायब रहोगी तो तुम्हारी फ़ैमिली के भी कष्ट पल निकल जाएँगे कि किसी का पैसा खाने का क्या अंजाम होता है। क्योंकि आज की रात तो कम से कम तुम घर नहीं जाने वाली। वो उसके कानों में ज़हर अंडेल कर लंबे-लंबे ढग भरता कमरे से निकल गया और नैन को लगा जैसे कयामत का दिन तो बस आज ही वाक़या हो चुका है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एक रात भी घर से गायब रहेगी तो मोहल्ले वाले और ख़ानदान वाले कैसे उसका तमाशा बना देंगे। पहले ही वो अकेली लड़की के ऑफ़िस में जॉब करने के हक़ में नहीं थे। उसे अपना दिल टूटता हुआ महसूस हुआ। सर, कशान साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो घर पे आपका इंतज़ार कर रहे हैं और अपना मोबाइल भी वापस माँग रहे हैं। उसके पर्सनल मैनेजर रशीद ने उसे इत्तला दी। वो उस वक़्त मीटिंग से फ्री हुआ था। अपना कोट पहनता बेनियाज़ सा बाहर जाने को तैयार था। कशान का दिमाग दुरुस्त करूँगा मैं, पहले ज़रा उस लड़की से निपट लूँ, जिसने हमें इस नौबत तक पहुँचाया है। उसे कह दो कि आज मैं घर नहीं आऊँगा, आराम से सोए, खाए-पिए, उससे कल बात करूँगा। वो रशीद को हदायत देता बाहर जाने लगा। आप उस लड़की को क्या सज़ा देंगे सर? उसके अकाउंट में रमक कम नहीं है। अब अगर उसने पैसे वापस ना किए तो आप उसके साथ। रशीद ने जुमला अधूरा छोड़ दिया क्योंकि औरंगज़ेब ने उसे घूर कर देखा था। जब मैं तुमसे मशवरा माँगूँ तो तुम ज़रूर देना, मेरे दोस्त। फ़िलहाल मैं किसी का मशवरा सुनना वक़्त का ज़ाया समझता हूँ। अब तुम जाओ, शाबाश। वो उसे कंधे पे थपकी देते आगे बढ़ गया। रशीद मुठियाँ भींच के रह गया। उसका बॉस चाहे जितना भी खड़ूस था, आज तक उसने किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं ली थी। ना आज तक उसका कोई स्कैंडल बना था। हालाँकि जितना वो हैंडसम और बावकार था, लड़कियों की एक लाइन उसके पीछे लगी थी, मगर वो औरत बेज़ार था। उसे अपने आप से और अपने काम से मोहब्बत थी, मगर आज उसकी आँखों में अजीब-सा जुनून था, जो रशीद ने किसी लड़की के लिए पहली बार देखा था। वो वाक़ई डर गया था। शाम से रात हो चुकी थी, वो बज़ाहिर यहाँ थी, आज़ाद इस बड़े से फार्म हाउस में, मगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता न था। उसका पर्स और मोबाइल ज़ब्त कर लिया गया था ताकि वो किसी से भी बात ना कर सके। उसे रह रहकर माँ की फ़िक्र हो रही थी और फिर वो दीवार के कोने के साथ लगी बेबसी से रोने लगी। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? अचानक दरवाज़ा खुला और उसकी मौत का फ़रिश्ता सामने खड़ा था जो उसे हक़ारत से देख रहा था। वेलकम टू हेल मिस नैन। आज तक तुमने जितने भी फ्रॉड और जाम किए हैं, उनकी सज़ा तुम्हें मिलने वाली है। वो कदम-कदम चलता उसके करीब आया। अपनी सफाई में मज़ीद कुछ कहना चाहोगी तुम? वो जैसे मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ रहा था। नैन ने अपनी भीगी पलकें उठाईं, उसकी नीली आँखें औरंगज़ेब की गहरी भूरी आँखों में चुभ सी गईं। इतना हुस्न और इतनी खूबसूरती, वो भी मासूमियत के साथ। उसने पहली बार देखी थी, मगर वो उसे माफ़ नहीं कर सकता था। उसने आज तक किसी औरत से दुश्मनी मोल नहीं ली थी, वो औरतों के फ़रेब से दूर ही रहता था। मगर इस लड़की को सबक सिखाना ज़रूरी था। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, नैन जल्दी से बोली, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी रकम लौटा दूँगी, वादा करती हूँ। बस मुझे आज की रात घर जाने दो। कल सुबह हर चीज़ तुम्हारे ऑफ़िस की मेज़ पर होगी।
वो ठोस लहजे में बोली तो औरंगज़ेब ठहर गया। उसे उम्मीद ना थी कि इतनी जल्दी वो खौफ़ज़दा हो जाएगी। शायद उसका इस फ़ील्ड में नया-नया तजुर्बा था। मैं तुम पर एतबार क्यों करूँ जबकि मैं जानता हूँ तुम एक फ्रॉड हो। मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, तुम जहाँ कर वहाँ वावेला मचा दोगी कि मुझे किडनैप किया गया है। सब लोग तुम्हारे झूठे आँसुओं का यकीन कर लेंगे और फिर तुम अपनी फैमिली के साथ फरार हो जाओगी, किसी और मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। और मैं किसी को दूसरा चांस कभी भी नहीं देता। तुम मुझे यही बता दो कि वो रकम तुमने कहाँ रखवाई है। अकाउंट से निकाल कर मेरे आदमी वहाँ जाकर पता लगा लेंगे और अगर तुमने सच कहा तो तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। वो कंधे झुकाकर बोला और नैन फिर से लाजवाब हो गई। वो उसे क्या बताती कि उसकी दोस्त वो रकम लेकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरी घूमने चली गई है और औरंगजेब उसका एतबार कभी ना करता। वो एक बार फिर से दीवार से लगी सिसकने लगी। मुझे तुम पर तरस नहीं आएगा, ना ये मगरमच्छ के आंसू मुझे दिखाओ, क्योंकि मेरे अंदर वो दिल ही नहीं जो औरत के लिए धड़कता है। क्योंकि औरत सिर्फ फ़रेबकार होती है और कुछ नहीं। वो सोफ़े पर टाँग जमा कर बैठ गया। आज की रात उसे इस लड़की को बस ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना था। जब वो कल अपने घर जाएगी तो सबसे मुँह छुपाएगी, कोई भी उसका एतबार नहीं करेगा। ऐसी लड़कियों की सज़ा यही होनी चाहिए। नैन उसके सामने रोती रही, फरेयाद करती रही कि उसे जाने दो, मगर वो ढीठ बनकर बैठा रहा। उसका दिल गोया पत्थर का था जो उसके आँसुओं से भी नहीं पिघल रहा था। रात आहिस्ता-आहिस्ता ढलती गई। सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल गई। वो अभी भी सोफे पर बैठा था। अपनी घड़ी पे वक़्त देखा, सुबह के 8 बजे का वक़्त था और वो अभी तक दीवार से लगी उसी पोज़ीशन में सिसक रही थी। न जाने लड़कियों में इतना स्टैमिना कहाँ से आ जाता है, झूठे आँसू बहाने का। वो कोफत से उठा। अब तुम आज़ाद हो। मैं तुम्हें वो 2 करोड़ माफ़ करता हूँ क्योंकि इसके बदले मैंने तुम्हारी इज़्ज़त खरीदी है, जो अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। लोग हमेशा तुम्हें बदकिरदार समझेंगे और वो 2 करोड़ सारी उम्र तुम्हें हॉन्ट करते रहेंगे क्योंकि तुम उसी काबिल हो। नीचे आओ, नाश्ता करके जाना। हम मेहमानों को खाली पेट नहीं भेजते। वो शान बेनियाज़ी से उठा कदम-कदम चलता कमरे से बाहर निकल गया। नैन ने अपना हुलिया दुरुस्त के आईने में खुद को देखा, आंखें सुर्ख बबू का बनी हुई थीं। इस हुलिये में वो घर चाहती तो सबकी जान चाहते, मगर उसे फिर भी जाना था अपनी माँ के लिए और अपनी छोटी बहन के लिए जो उसके इंतज़ार में तड़प रही होंगी। वो उसका एतबार करेंगी। नैन खुद को यकीन दिलाते पर्स उठाते वहां से बाहर आ गई। औरंगजेब नाश्ते की टेबल पर अखबार फैलाए बैठा था, शायद उसका इंतजार कर रहा था। नैन उसके करीब आई तो वो उसे देखकर मुस्कुराया। हैव अ सीट प्लीज। उसे बैठने की पेशकश की। नैन दूसरी कुर्सी की तरफ गई, जूस का गिलास उठाया और जग में से जूस हंडेला। उसका चेहरा सपाट था। औरंगजेब दिलचस्पी से उसे देखने लगा, फिर अचानक वो पलटी, पूरा ग्लास उसके मुंह पर फेंका। वो जोर से टेबल पर पटक दिया। वो हक्का बक्का रह गया। वो ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठा था, अपनी जगह साकत रह गया। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, अगर उसका कोई भी बुरा नतीजा मेरी जिंदगी पे रोनमा हुआ तो याद रखना घमंडी इंसान, मैं कब्र तक तुम्हारा पीछा करूंगी, क्योंकि मैं बेकसूर थी और मजलूम के साथ जुल्म की सजा खुद खुदा देता है। ये कहकर वो रुकी नहीं और बाहर चली गई। औरंगजेब अभी तक शल सा बैठा था। उस लड़की की आंखों में पहली बार सच्चाई रकम नजर आई थी, मगर नहीं, ये इसका वहम था, वो इसी काबिल थी। वो गुस्से से उठा और वापस कमरे में चले गया, उसे दोबारा से नहाकर चेंज करना था। वो ऑफिस में बैठा था जब काशान बिना दस्तक के धनधनाता ऑफिस आया। उसके सामने टांग पर टांग जमा कर बैठा। औरंगजेब ने एक नजर से देखा और फिर फाइल पर चुप गया। इस बार मोहब्बत का बुखार चलती उतर गया तुम्हारा। अच्छी बात है, अब काम पर तवज्जो दो। नरमी से उसे डांटता वो फाइल पर साइन करने लगा। आप मेरी जिंदगी का कंट्रोल मेरे हाथों में ही रहने दे तो अच्छा होगा। किससे पूछकर आपने रात पर उस लड़की को फार्म हाउस में रखा? वो एकदम मेज पर जोर से मुक्का मारता बोला। ओह, तो उस हसीना ने तुम्हें अपडेट कर दिया। मतलब राब्ता बेहाल हो गया तुम दोनों का। वो तंजिया अंदाज में हंसा। मैं उससे राब्ता रखूं ना रखूं, आपने अच्छा नहीं किया भल के भाई। एक लड़की की इज्जत बहुत कीमती होती है, अगर आपकी वजह से उसे कोई भी तकलीफ हुई तो मैं सारी उम्र आपसे हम कलाम नहीं होऊंगा, याद रखिएगा। उसकी आंखों में पहली बार इतना जख्मीपन था। औरंगजेब एक लम्हे के लिए टटका, फिर नॉर्मल गया हो गया। शुक्र करो मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। अपने आप को बेहतर बनाओ कशान, बड़े हो गए हो तुम अब। वो तंबिया करता बोला तो कशान गुस्से से उठा। मुझे मत समझाएं कि मुझे क्या करना है, अब जो भी मैं करूंगा आप मेरे रास्ते में मत आइएगा। वो धमकी देता वहां से चला गया। औरंगजेब ने जोर से फाइल मेज पे पटकी, रशीद को अंदर बुलाया। वो बिजली की सी तेजी से अंदर आया। कशान पर नजर रखो, वो कहाँ जाता है, क्या करता है, मुझे सबसे पहले मालूम होना चाहिए। उसे हुक्म देता वो बेचैनी से ऑफिस में टहलने लगा। न जाने अब वो क्या कुल खिलाने वाला था। वो उस घर के सामने खड़ा था जो काफी खस्ता हाल सा था।
उसने बड़ी मुश्किल से नैन के घर का एड्रेस निकलवाया था, जो औरंगज़ेब ने चंद घंटों में निकलवा लिया था। आज वो उस लड़की को रूबरू देखने वाला था, जिससे सिर्फ व्हाट्सएप की हद तक राब्ता था। और फिर वो न जाने कहाँ चली गई थी। दरवाजे पर तीसरी दस्तक दी तो दरवाज़ा एक 14 साला लड़की ने खोला, जो नैन की तरह नज़र आती थी। कशान ने सलाम किया और नैन का पूछा तो वो लड़की उसे घूरने लगी। क्या काम है आपको बाजी से? कौन है आप? कशान परेशान हो गया। मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, आज वो ऑफिस नहीं आई। हैरियत है ना? उसने हवा में तीर चलाया तो वो लड़की रोने लगी। हैरियत कहाँ है भाई? आप ही को जॉब से निकाल दिया है उन्होंने। मोहल्ले वाले हमें गालियाँ निकाल रहे हैं कि वो एक रात घर से भाग गई थी। मेरी अम्मा को हार्ट अटैक आया, वो उसे हॉस्पिटल लेकर गई हैं। वो बच्ची हिचकियों से रो रही थी और कशान बिल्कुल सकते में रह गया। जल्दी से हॉस्पिटल का पता पूछा और गाड़ी में बैठ गया। रशीद जो उसका पीछा कर रहा था वो भी उसके पीछे लपका। हॉस्पिटल पहुंचकर वो इमरजेंसी की तरफ बाहर रहा था और वहीं कॉरिडोर में दीवार के साथ लड़की मिल गई। कुछ समय वो मबहूत सा उसे देखता रहा, जो सारों की तार रोए जा रही थी। फिर उसके करीब आया। नैन, मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? जी नहीं, मैं नहीं जानती आप कौन हैं, वो नरमी से बोली। नैन, मैं कशान, तुम्हारा कशान। वो हिम्मत जमा करके बोला तो नैन के अंदर बाहर आग चलने लगी। तो तुम हो वो कशान नामी बला जिसकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ? घटिया दो टके के इंसान, क्या कहा है तुमने अपने भाई को मेरे बारे में? उसने मुझे कैद में रखा, अजियत दी, मेरी इज्जत चली गई और मेरी अम्मा बिस्तरे मर्ग पर हैं। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो तुम दोनों भाइयों की जान ले लूंगी। वो जोर से चिल्लाई तो कशान बुदक कर पीछे हटा। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ। नैन, नाराज तो मुझे होना चाहिए, तुमने पहले मुझसे राब्ता किया, मोहब्बत का यकीन दिलाया और फिर गायब हो गई। जानती भी हो मेरी क्या हालत हुई? बकवास बंद करो कमीने इंसान, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। और तुमसे राब्ता मैंने नहीं, मेरी उस सो कॉल्ड दोस्त ने किया था, जो तुम्हारी लूटी गई दौलत से अब मरी घूमने गई है। मैं तुम में से एक से हर एक से बदला लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। काशान उसकी बात पर सकते में रह गया, मगर उसने तस्वीर तो तुम्हारी दिखाई। तुम झूठ बोल रही हो नानान। नैन, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी तक बेयकीन था। उसने मेरी आइडेंटिटी यूज करके तुम्हें लूटा है। जाओ उसी से हिसाब मांगो अपने पैसों का। क्या कभी मैं तुमसे मिली हूँ या वीडियो कॉल की तुम्हें? सिर्फ मैसेजेस पर ही बात की थी ना, तो जान लो कि वो मैं नहीं थी। जाओ दफा हो जाओ, अपने भाई से भी कह दो हम गरीबों की जान छोड़ दें। काशान अभी भी बेयकीन था, फिर जैसे होश में आया। मुझे उस फ्रेंड का अता पता सब बता दें, ये आपको मुझ पे एहसान होगा। ओह! आई एम सो सॉरी मिस नैन, मेरी वज़ह से मेरे भाई ने आपको बहुत हर्ट किया। वो हिसाब ज़रूर देगा और अपनी हालत की बर्बादी का हिसाब मैं आपकी दोस्त से लूँगा, आपको कभी परेशान नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। आपकी मदर की सर्जरी के लिए जो भी खर्चा होगा वो मैं पे करूँगा। प्लीज़ मिस नैन, हमारी वज़ह से आप इस हालत को पहुँची हैं। वो इंतहाई शर्मिंदा नज़र आ रहा था। खबरदार जो पैसों की बात की तो, अब मैं कोई भिखारन नहीं जो तुम लोगों से अपनी माँ की लिए भीख माँगूँगी। रखो अपनी दौलत अपने पास और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जस्ट गेट लॉस्ट। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि कॉरिडोर में खड़े औरंगजेब की हवास चल हो गए। वो रशीद के कहने पर यहाँ पहुंचा था और सब सुन चुका था। वो लड़की वाकई बेकसूर थी, उसकी आंखें सोच झूठ नहीं कह रही थी। औरंगजेब को अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल लगा था। आखिर वो क्या करे कि सब कुछ ठीक हो जाए। वो जल्दी से रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। नैन के साथ आने वाले पेशेंट की सूरत हाल पूछी। उन्होंने कहा कि फौरी बाईपास करना जरूरी है, वरना उनकी जान को खतरा होगा। नैन के पास बाईपास कराने की रकम ना थी, इसलिए अभी तक उसका बाईपास नहीं हो पाया था। औरंगजेब ने सारी रकम जमा करवा दी और जल्दी ऑपरेशन करने की हदायत दी। नैन ने जब देखा कि उसकी मां को स्ट्रेचर पर ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाया जा रहा है, तो वो हवाश बाख्ता हुई। रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने शाइस्तगी से कहा कि 10 लाख रुपए जमा करवा दिए गए हैं। नैन गुस्से से वापस मुड़ी तो सामने औरंगजेब खड़ा था, शर्मसार सा सर झुकाए। तुम अमीर बिगड़े नवाब क्या समझते हो? अपनी दौलत से हम गरीबों को खरीद लोगे? हाँ, मुझे तुम्हारे ये भीख में मिले पैसे नहीं चाहिए। वापस लो इनको और दफा हो जाओ। तैश में उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। ओके, मैं ले लेता हूँ वापस, मगर एक बार सोचो, क्या तुम्हें अपनी अना और खुददारी माँ की जिंदगी से ज्यादा अजीज है? क्योंकि एक बार माँ चली जाए तो वापस नहीं आती। रही बात उन पैसों की, तो अपनी गलती का मदावा करना चाहता था। मुझे नहीं इल्म था कि ये तुम्हारी दोस्त का रचाया गया खेल था। गुस्सा हम पर नहीं, अपनी दोस्त पर करो जिस वक्त सैर सपाटों में निकली हुई है। क्योंकि सारे सबूत तो तुम्हारे खिलाफ ही जा रहे थे, कोई भी गलतफहमी भी पड़ सकता था। सो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी माँ को हमारी वजह से कुछ भी हो। इसलिए वैसे मैं तुम्हें खैरात में नहीं दे रहा, ये तुम्हारा हक है, आगे तुम्हारी मर्जी। मक्खन चुकाकर बोला। नैन की आंखें छलकने को बेताब थीं। इतनी बेबसी उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वो लब्बीन से उसे देखी गई। ये हिसाब तो आप क्लियर कर देंगे, मगर मेरी इज्जत सबकी नजरों में 2 कौड़ी का करने का हिसाब कैसे देंगे? एक लड़की की इज्जत को दुनिया का कोई पैसा वापस नहीं ला सकता। मेरी बद्दुआ है कि आपको जिंदगी में कभी सुकून नसीब ना हो। थर थर भटकते रहें आप।
ये एक यतीम और मज़लूम की आह है। वो उसके साथ से निकल कर चली गई और औरंगज़ेब की दुनिया वहीं ठहर गई। ज़िंदगी में पहली बार उससे एक गलती हुई थी। वो इस कदर भारी थी कि शायद अब वो कभी खुद से नज़र ना मिला पाएगा। वो तब तक हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठा रहा जब तक सर्जरी नहीं हो गई। डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी कामयाब रही है और उसने सुख का साँस लिया था। अगर नैन की माँ को कुछ हो जाता तो वो मज़ीद शर्मिंदगी के घड़े में गिर जाता। रात 12 बजे वो थका-हारा घर लौटा था। कशान के कमरे की लाइट्स चल रही थी। वो अपने कमरे में जाने के बजाय उसके कमरे में चला आया। निढाल सा सोफे पर बैठ गया। वो जो लैपटॉप के आगे बैठा था उसे देखकर हैरान हुआ। आप इस वक्त कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं इंतजार कर रहा था। तुम्हारा किया गया बखेड़ा समेटने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद इस बार नाकाम रहा हूं मैं। वो शकीस खोरदा लहजे में बोला। क्या तुम नैन से कभी नहीं मिले थे, बस मैसेजेस पर ही उसके इश्क में गिरफ्तार हो गए? आजकल ऐसा कौन करता है यार, तुम तो बिल्कुल बच्चे हो। काशान ने शर्म से सर झुका लिया। मैंने कहा था आपसे मेरी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश मत किया करें। हर इंसान अपने हिस्से की गलतियाँ करता है, मुझे भी करने दें, क्योंकि हर बात की तह तक चले जाते हैं। और इसे बस उसे देख कर रह गया। तुम बिस्तर मर्ग पर पड़े थे इसलिए मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मगर पहली बार मैं चूक गया, गलत लड़की को सजा दे दी। वो निढाल सा सोफे की पुश्त पर सर टिका गया। काशान उसे यूं अफसुर्दा देखकर परेशान हो गया। रिलैक्स भाई, आप रैन को माली तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। उसकी जॉब भी चली गई है। वो अपनी फैमिली की वाहिद कफील है। शायद इस तरह हमारे ज़मीर का बोझ हल्का हो जाए। काशान ने अपनी तरफ से बेहतरीन हल पेश किया। वो नहीं लेगी पैसे हमसे, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ और करना होगा। वैसे लोग उसके करैक्टर पर शक करें। मैं कल उनके मोहल्ले में गया। उसकी छोटी बहन बता रही थी। कशान ने एक और धमाका उसके सर में किया। वो एक सोफे से उठा, बेचैनी से बैठ गया। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ आराम करने, तुम भी सो जाओ। मैं इस मसले को खुद हैंडल कर लूंगा, तुम अब बीच में टांग मत उड़ाना। जाते हुए उसे तंबिया करना नहीं भूला। अगली सुबह हॉस्पिटल पर एक नई उम्मीद से रोशन हुई थी। नैन की माँ को होश आ गया था। नैन उनके सराहने लगी, उनका हाथ चूम रही थी। माँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कहाँ जाते? आपको अपना ख्याल रखना होगा हमारे लिए। और उसकी आंखों में आंसू आ गए। साइका बेगम की आंखें भी नम थीं। सर्जरी का सारा खर्चा कहाँ से किया तुमने? उन्होंने वो सवाल पूछा जो उन्हें परेशान कर रहा था। नैन एकदम से सीधी हुई। माँ जिनकी वजह से इस हालत को पहुंची थी, वो उन्हें नहीं बता सकती थी। उन सारा ने कोई एहसास नहीं किया हम पर। उन्होंने बस अपने आप परेशान ना जल्दी से ठीक हो जाए। मैं डॉक्टर से पूछ कर आती हूँ आपको कौन सी गज़ा देनी चाहिए। वो उठी और बाहर चली आई। नैन के जाने के बाद कमरे में कोई फूल लेकर दाखिल हुआ। साइका बेगम उसे देखकर चौंक सी गईं। वो बहुत ही खूबसूरत हैंडसम लड़का था और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वो इतने मिलनसार अंदाज में बोला कि साइका बेगम मुस्कुरा उठी। मैं काफ़ी बेहतर हूँ बेटा, तुम कौन हो? औरंगज़ेब ने फूल वहाँ पड़ी मेज़ में सजाने शुरू किए और फ्रूट्स की बास्केट उनकी साइड टेबल पे रखी। मुझे भी आप अपना बेटा ही समझे। साइका बेगम एकदम हैरान हुई तो वो मुस्कुरा दिया। मैं वो इंसान हूँ जिसकी वजह से आप इस तकलीफ को पहुंची। मैं आपसे माफ़रत करने आया हूँ, मुझे माफ़ कर दें। वो उनके दोनों हाथ थामे इतनी शर्मिंदगी से बोला कि साइका बेगम लाजवाब हो गईं। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा बड़ापन है कि तुमने हमें संभाल लिया, वरना लोग तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़ालिम हैं, ज़ुल्म करते हैं और फिर पूछते भी नहीं कि मज़लूम किस हाल में है। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। जिस माँ की 2 बेटियाँ हों, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। ज़रा सी भी आँच आ जाए तो पूरी ज़िंदगी की कमाई खाक में मिल जाती है। वो अफ़सरदा लहजे में बोली तो औरंगज़ेब मज़ीद शर्मिंदा हो गया। आपकी बेटी की इज़्ज़त बिल्कुल महफ़ूज़ है। वो मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने उसे एक रात के लिए कैद में रखा और मैं उसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो। साइका बेगम उसकी बात सुनकर हैरत में गुम हो गईं। मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, मगर अपने से बुरा करने वालों को माफ़ नहीं करता। वो सिर्फ़ एक गलतफ़हमी थी जिसकी सज़ा आपकी बेटी को मिली, मगर मैं आपसे वादा करता हूँ कि सब कुछ ठीक कर दूँगा। जो उँगलियाँ उसकी तरफ उठी हैं, अब दोबारा कभी नहीं उठेंगी। आप अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि उससे बेहतर हल मेरे पास कोई और नहीं। अचानक नैन कमरे में दाखिल हुई और वहीं ठटक गई। फिर गुस्से से आगे बढ़ी। आप क्या चाहते हैं हमसे? क्यों बार-बार यहाँ आ जाते हैं? चले जाएँ यहाँ से प्लीज़। वो एकदम फट पड़ी और औरंगज़ेब एकदम से उठा। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ, मगर दोबारा आऊँगा आंटी से मिलने। साइका बेगम की तरफ देखकर ज़ुबानी अंदाज़ में बोला और कमरे से निकल गया। माँ, आपने उसे क्यों बिठाया अपने पास? इस शख्स की वजह से आपकी बेटी की इज़्ज़त खतरे में पड़ गई है। साइका बेगम ने नैन का हाथ थाम लिया। बेटा, यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाए और जो उंगलियां तुम पर उठी हैं, उनके मुंह बंद हो जाएं। वो उसे उम्मीद से देखते बोली, हम ये मोहल्ला ही छोड़कर चले जाएंगे, कहीं आप परेशान मत हो।
अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मुझे किसी की परवाह नहीं। नहीं बेटा, मुझे तुम पे भरोसा है, मगर हमें उसी मुआशरे में जीना है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें रुखसत कर दूँ, तुम्हारी शादी कर दूँ। नैन उनकी बात पर हैरत में गुम हो गई। अब कौन करेगा मुझसे शादी माँ? वैसे भी मुझे शादी नहीं करनी। वो अफसुर्दगी से बोली, ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा देखना चाहती हो, तो बस मेरे घर जाते ही तुम्हारा सादगी के साथ निकाह हो जाएगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम पर बुरी नजर डाले। मगर माँ, इतनी जल्दी आपने रिश्ता ढूंढ भी लिया मेरे लिए? वो हैरान थी। बस ऐसा ही समझो कि कोई फरिश्ता नाजिल हुआ है आसमान से और मैं तुम्हारे मुंह से इनकार नहीं सुनूंगी, वरना तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। और नैन बिल्कुल खामोश हो गई। अगले हफ्ते उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। नैन अपनी माँ को घर ले आई। मोहल्ले की औरतें उन्हें पूछने आती और नैन को बड़ी अजीब नजरों से देखती। मगर साइका बेगम ने उन सबके मुंह बंद कर दिए। उन्होंने कहा कि इस जुमा को नैन का निकाह है, सादगी के साथ। और सारी औरतें मुंह खोले उनकी बात सुनने लगी। नैन तो बिल्कुल खामोश हो गई थी, अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया। अभी उसे अंदाजा नहीं था कि उसका निकाह किससे तय है। जुमा की सुबह औरंगजेब हशाश बशाश सा कशान के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। भाई, अगर उन्होंने ऐन वक्त आपको देखकर निकाह से इनकार कर दिया तो बड़ी बेइज्जती होगी। उसे बार बार तशवीश हो रही थी। औरंगजेब ने नागवारी से उसे देखा। शक्ल अच्छी ना हो तो बात ही अच्छी कर लो। क्या कमी है मुझ में जो वो इनकार करेगी? उसे शायद अभी अंदाजा नहीं कि उसकी किस्मत में क्या लिख दिया गया है। वो फखर से बोला तो कशान हंसने लगा। तकरीबन 3 बजे वो काशान और चंद अपने सर्कल के लोगों के साथ गाड़ियों में बैठकर उस मोहल्ले में जा पहुंचे। मोहल्ले की औरतें छतों पर और दरवाजों पर खड़ी फटी फटी नजरों से देख रही थीं। ऐसी गाड़ियां उन्होंने मोहल्ले में पहली बार देखी थी। और जब औरंगजेब गले में फूलों की माला डाले बाहर निकला तो सभी नैन की किस्मत किस्मत पर रश कर रहे थे। इतना सोना मुंडा, हाय कोई फिल्मी हीरो लगता है। एक दूसरे के कानों में सरगोशियां करने लगीं। औरंगजेब के हमरा आने वाले मुलाजमीन के हाथों में मिठाइयों की टोकरियां और कीमती तोहफे थे। नैन अपने कमरे में सादा से लिबास में सर झुकाए बैठी थी। उसके अंदर जैसे सारे एहसासात मर गए थे। बस मजबूरी में ये निकाह कर ली थी। और जब निकाह ख्वाह ने हिजाब कबूल के वक़्त उसके दुल्हा का नाम लिया तो वो एकदम साकत रह गईं। उसका चेहरा लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ चुका था। उसने एकदम से अपनी माँ को देखा जो बड़ी उम्मीद से उसकी तरफ देख रही थी। फिर उन्होंने नैन के सर पे हाथ रखा। बेटा, बोलो कि कबूल है, मैं तुम्हारे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकती। और नैन ने एकदम से सर झुका लिया। गुस्से से उसका बुरा हाल था, मगर उसके पास इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। निकाह के बाद वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी। साइका बेगम उसके सर पे हाथ रखते बोली, औरंगज़ेब बहुत अच्छा इंसान है, उसे गलतफ़हमी हो गई थी। और देखो तो सही, उसने कैसा मदावा किया है। मेरे दिल से सारे बोझ और खदशात निकल गए हैं। मैं आज सुरखरू हो गई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी देगा, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है। अगर तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा है तो अपने दिल को साफ कर लो। और नैन उनके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। माँ, मुझे अभी रुखसती नहीं करनी, प्लीज़ आप उन्हें भेज दें। साइका बेगम परेशान हो गईं। औरंगज़ेब बेटा, नैन अभी रुखसती नहीं करना चाहती, उसे कुछ वक्त चाहिए। वो औरंगज़ेब के पास खड़ी उसे बताने लगी, क्या मैं थोड़ी देर के लिए अपनी बीवी से बात कर सकता हूँ? उसने शाइस्तगी से कहा तो साइका बेगम ने हाँ में सर हिला दिया। औरंगज़ेब कमरे में चला गया जहाँ नैन दीवार के साथ लगी सर झुकाए बैठी थी। उसके पास दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। नैन, इधर देखो मेरी तरफ। वो मोहब्बत से लबरेज लहजे में बोला, मगर वो मुंह बसूरे बैठी रही। उसे इस वक्त किसी से बात नहीं करनी थी, उस शख्स से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, मत देखो, मगर इतना जान लो कि जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। औरंगजेब आज तक किसी औरत के लिए नहीं झुका। तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए मेरा दिल मोम हुआ है, बेचैन हुआ है। तुम्हारे साथ वो सब करने के बाद मैं एक रात भी चैन से सो नहीं सका। और आज से तुमसे निकाह इसलिए नहीं किया कि मैं अपनी गलती का मदावा करना चाहता था, क्योंकि इसके और भी बहुत तरीके थे। सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा हूँ। इसी जज़्बे के तहत ही आज तुम मेरी बीवी बनी हो, ना कि किसी मजबूरी के तहत। ज़िंदगी में पहली बार मैंने किसी लड़की को अपने दिल में जगह दी है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हें इतनी मोहब्बत दूँगा कि मेरी सारी तलख़ियों को भूल जाओगी। बस एक मौका तो दो ना। वो नरमी से उसका हाथ थाम कर बोला। नैन का दिल ज़ोर से धड़का था। ये वो औरंगज़ेब नहीं था जो उस रात उससे मिला था, ये तो कोई और था। अच्छा बताओ, तुम्हें कितना वक़्त चाहिए? अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में ज़बरदस्ती नहीं की जाती। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। वो उसके हाथों पर नरमी से दबाव डालता बोला,
नैन ने एकदम अपनी पलकें उठाई और उस वजीर शख्स को देखा जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो वालाना नज़रों से उसे देख रहा था। जब तुम दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लो तो मुझे कॉल कर देना, मैं इंतज़ार करूँगा, माय डियर वाइफ। वो नरमी से उसके माथे पे लब रखता बोला, नैन जैसे मुजस्मा बन गई थी। अब मैं जाऊँ? वो उससे इजाज़त मांग रहा था मगर वह उसका हाथ छोड़ने पे आमादा न था। काश वो उसे रोक ले और कहे कि चलो साथ चलते हैं। मगर नैन ने अपने हाथ नरमी से उससे अलग कर लिए। औरंगज़ेब के दिल को धक्का सा लगा। अच्छा, चला जाता हूँ मगर जाने से पहले एक गुस्ताखी करना चाहता हूँ। बहुत दिल चाह रहा है। वो दोनों हाथों से उसका चेहरा थामता उसे जा बचा चूम रहा था। आई लव यू माय प्रिंसेस। फिर उसके लबों को नरमी से छूता वो उसके अंदर अपना मोहब्बत भरा लमसन देने लगा। नैन बेबसी से उसे सारे हक दे गई। इस गुस्ताखी के लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा कि ये मेरा हक था। उसे याद करता वो बोला तो नैन उसे घूरने लगी कि अब भी साथ नहीं जाओगी। वो उसका जब्त आजमा रहा था। नैन न चाहते हुए भी मुस्कुराने लगी और उसके सीने से लग गई। बेशक औरत का दिल मोम करने के लिए उसके साथ मोहब्बत का दांव खेलना ज़रूरी है। नैन के दिल से सारी खपकी जैसे धुल गई थी और औरंगज़ेब ने जोर से उसे खुद में समाया। अभी तो तुमने बस ट्रेलर देखा जान, जब मैं तुम पर अपनी मोहब्बत बरसाऊंगा तो तुम एक पल के लिए भी छोड़ नहीं सकोगी। वो उसके कान में सरगोशी करता उसे सुर्ख कर गया। थोड़ी देर के बाद वो उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रही थी, इज्जत और मोहब्बत के साथ। औरंगज़ेब लास्ट में पहुंचकर उसे यूं लगा जैसे वो किसी जन्नत में आ गई हो। उसे अपनी किस्मत के यूं बदल जाने पर यकीन नहीं आ रहा था। कशान ने मुस्कुराकर उसे वेलकम किया। वो मुस्कुरा दी। औरंगज़ेब उसका हाथ थामे कमरे में दाखिल हुआ तो फूलों की बौछार ने उसका इस्तकबाल किया था। कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। औरंगज़ेब के साथ ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत दिलफ़रेब गुजरने वाला था, क्योंकि उस शख्स की आंखों में सच्ची मोहब्बत की चमक थी। नैन, तुम्हें पता है कि उम्र के 30 साल मैंने मोहब्बत के बगैर ही गुजार दिए, एक मशीनी इंसान बनकर जिसे सिर्फ अपने काम से इश्क था। मगर तुमसे मोहब्बत के बाद मुझे ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। अब बताओ, अभी तक नाराज़ हो मुझसे? वो उसका चेहरा ऊपर उठाए पूछ रहा था। नैन उसे देखकर मुस्कुराई। नाराज़ होती तो आपके साथ ना आती। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं इस मोहब्बत को खुले दिल से कबूल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मैं भी आपको इतनी मोहब्बत दे सकूँ बदले में। वो फिर से उसके सीने से जा लगी। औरंगज़ेब के लिए खुद पर काबू पाना अब मुश्किल हो गया। वो उसे बाहों में उठाए बेड तक ले आया और उस नाजुक सी लड़की पर आज अपनी मोहब्बत का हर निशान साबित करना चाहता था।